नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन के अंदर की वजह से हमारे पास रेटिना में चेंजेस आती हैं, कोरॉइड के अंदर, ऑप्टिक नर्व्स में और अदर डिफरेंट नर्व्स के अंदर चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स होती हैं। तो सबसे पहले रेटिनोपैथी में हमारे पास हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है। इसके अलावा सेंट्रल वेन रेटिनोपैथी और ब्रांच रेटिनल वेन रेटिनोपैथी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी को स्टडी करेंगे। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्यूज़ में भी आ चुका है। इसकी क्लासिफिकेशन है एक ये केथ वेगनर और बार्कर क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये जोगी में थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है, पॉइंट्स मैक्सिमम यही है लेकिन उसके अंदर इनकी सीक्वेंस डिफरेंट है। तो जो की बनती है वो हमारे पास जोगी से बनती है, इसीलिए मैंने उसके नोट्स बनाए हैं। अगर आप वहाँ से करो तो वो ज़्यादा बेहतर है। चीज़ें यही हैं लेकिन इनकी सीक्वेंस उसके अंदर थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, और दूसरी इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो अगर आप ये नोट्स देखो तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। सबसे पहले हमारे पास जब भी हाइपरटेंशन होती है तो आपको पता है कि हाइपरटेंशन में वेसल की वॉल थिक होती है, जिसकी वजह से वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वेसल जब प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ से वॉल कंस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आर्टीरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस होती हैं वेसल के अंदर, जिस तरह से लाइट रिफ्लेक्स में कुछ चेंजेस आती हैं और क्रॉसिंग एवी क्रॉसिंग में कुछ चेंजेस आती हैं। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा परमेबिलिटी में चेंजेस आती हैं हाइपरटेंशन की वजह से। ठीक है, तो ये 3 चेंजेस हैं मेन जो हाइपरटेंशन के अंदर आती हैं, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस और वास्कुलर परमेबिलिटी। तो ये हमारे पास अगर एक वेसल की वॉल है तो हाइपरटेंशन की वजह से वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, पहली बात। ठीक है, ये कंस्ट्रिक्शन है, यहाँ से ये जो वॉल थी अब वो यहाँ पे आ गई है, या उसके अंदर कोई प्लेक बन सकता है प्लेटलेट्स की वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या क्या चेंजेस आती हैं। आपको एक बात पता होगी कि जो नॉर्मली ये वेसल है, आर्टरी या वेन, तो इसके अंदर से ब्लड पास करता है, तो जिसकी वजह से जब हम रेटिनोस्कोपी में पीछे हम फंडस को देखते हैं तो वो रेड नज़र आता है। लेकिन जब यहाँ से अब प्लेक आ गया, अब कम ब्लड पास करेगा तो ऑब्वियसली लाइट रिफ्लेक्स में चेंजेस आएंगी। ठीक है, उसकी वजह से ये आर्ट्रियोल्स जो हैं वो इनकी डिफरेंट अपीयरेंस हमारे पास आती हैं, तो कॉपर वायर लाइक अपीयरेंस या सिल्वर वायर लाइक अपीयरेंस। तो ये हम इसके डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर स्टडी करेंगे कि हाइपरटेंशन के किस ग्रेड के अंदर कॉपर वायर अपीयरेंस है, किसके अंदर सिल्वर वायर अपीयरेंस है। देन नेक्स्ट आता है एवी क्रॉसिंग। तो एवी क्रॉसिंग जो है वो हमारे पास एवी क्रॉसिंग मीन्स के आर्टीरियो वीनस क्रॉसिंग। अब जो फंडस होता है ना हमारे पास, उसके अंदर आर्टरीज़ भी अंदर ही पड़ी होती हैं और वेन्स भी उसके यहाँ पे अंदर ही पड़ी होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ आर्टरीज़ और वेन्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जिस तरह ये पॉइंट देखो आप कि आर्टरी और वेन ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस किया है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स के ऊपर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं जब भी हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आती है और आर्टरी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, तो वो क्या करेगी, वो इस वेन के अंदर कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करेगी। वो कैसे चेंजेस इंट्रोड्यूस करेगी, वो ये सब साइंस इन्हीं चेंजेस के हैं कि ये हमारे पास आर्टरी थी और ये वेन है। ठीक है, जब आर्टरी के अंदर हाइपरटेंसिव चेंजेस आती हैं और आर्टरी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है तो वो क्या करती है, वो जो अपने साथ से गुजरने वाली वेन है उसके अंदर चेंजेस इंट्रोड्यूस करती है। तो अगर थिकनिंग की वजह से वेन्स के एंड्स की निपिंग हो जाए, इस तरह कंस्ट्रक्शन हो जाए। अब देखो ना, एक काफ़ी मोटी सारे एक पाइप लो और एक बारीक पाइप लो, तो जब मोटे पाइप के अंदर वाटर आता है तो वो बारीक को जो है वो कंप्रेस कर देता है। तो बिल्कुल ही इसी तरह से ये आर्टरी बहुत थिक हो गई है, इसकी वॉल, इसने इस वेन को कंस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो इसको हम मार्कस गुन साइन कहते हैं। ये जतोई में बिल्कुल भी नहीं बताया हुआ, ये जोगी में एज इट इज़ बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स नोट कर लिए ताकि ये एज इट इज़ आप भी अपनी बुक पे नोट कर लो। तो मार्कस गुन साइन जो है वो इसके अंदर क्या होता है, देयर इज़ ए कंस्ट्रिक्शन और निपिंग ऑफ द वेन व्हेन इट इज़ क्रॉस्ड बाय आर्ट्रियोल्स। देन आता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि ये जो आर्टरी है जब ये थिक होती है तो ये जो पास से वेन गुजर रही है उसको एस शेप में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इस तरह से ये वेन गुजर रही थी तो आर्टरी ने क्या किया, आर्टरी इतनी थिक हो गई तो उसने इस वेन को यूँ एस शेप दे दी। तो इसको हम कहते हैं सेलस साइन, एस
For Salus, S for S-shaped deviation of vein at crossing of arteriovenous. फिर बॉनेट साइन में क्या होता है कि जो हमारे पास जब आर्टेरियल वॉल इतनी थिक हो जाती है तो जो डिस्टल पोर्शन है उसके अंदर हमारे पास सारा का सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है वेन के अंदर. तो इट इज़ द बैंकिंग ऑफ वेन डिस्टल टू एवी क्रॉसिंग के इधर जो जब एवी क्रॉसिंग हो जाती है आर्टेरियोवेनस क्रॉसिंग उसके बाद सारा ब्लड एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है. इट इज़ कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ द वेन, आल्सो कॉल्ड बॉनेट साइन. ठीक है, तो ये साइंस आपको पता होने चाहिए. अब होप्स हो कि आपको समझ में आ गई होगी कि एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस में लाइट रिफ्लेक्स में चेंजेस आती हैं और क्रॉसिंग 3 तरह की उसमें चेंजेस आती हैं और परमेबिलिटी में चेंजेस आती हैं. अब ये इसकी पैथोजेनेसिस है, ये भी जोगी में लिखी हुई थी कि एथेरोस्क्लेरोसिस में आपको पता है आर्ट्रियोल्स दे बिकम नैरो. तो जब ये हमारे पास नॉर्मल वेसल थी अब वो इतनी नैरो हो गई है, तो जब इतनी नैरो होगी तो आगे ब्लड नहीं जाएगा, सो देयर विल बी इस्कीमिया. जब इस्कीमिया होगा तो ये जो वेसल की जो परमेबिलिटी है, ये वेसल के दरमियान जो गैप है वो इंक्रीज़ होगा और यहाँ से पहले तो हमारे पास सिंपल एक्सुडेट बाहर की तरफ जाएगा. ठीक है, पहले ट्रांसुडेट जाएगा विच इज़ प्रोटीन लेस फ्लूइड. फिर उसके बाद प्रोटीन्स भी साथ जाएंगी तो उसको हम एक्सुडेट कहेंगे. फिर एक्सुडेट के बाद यहाँ पे जब इस तरह से एन्यूरिज्म बन जाता है तो वो रप्चर होकर हैमरेज भी कॉज कर सकता है. ठीक है, तो अब हमारे पास हैमरेज भी हो सकता है, एक्सुडेट भी यहाँ पे जा सकता है और जो एक्सुडेट यहाँ इंटरस्टिशियम में जाता है इट कैन कॉज रेटिनल एडीमा. तो अगर आप इस तरह से पैथोजेनेसिस लिखो तो ये ज़्यादा एक अच्छा इंप्रेशन डालती है. उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन है केथ वेगनर और बार्कर क्लासिफिकेशन. अब ये एक टेबल बना हुआ है जोगी के अंदर, मैंने उस टेबल से ये सारे पॉइंट्स नोट किए हैं यहाँ पे. इसके अलावा इनकी फुल डिटेल मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, वो सारी भी डिटेल मैं जोगी से आपको बताऊँगी. ये सब के सब पॉइंट्स जो तोई में लिखे हुए हैं लेकिन इनकी सीक्वेंस डिफरेंट है, तो जब की बनेगी तो वो की में यही चीज़ डिमांड करेंगी. ठीक है, तो ग्रेड 1 अच्छा इसके अंदर बेसिकली हमने हाइपरटेंशन के अकॉर्डिंगली हमने इनकी ग्रेडिंग की है कि अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है तो ग्रेड 1, अगर सवेयर है तो फिर उस हिसाब से ग्रेड्स बढ़ते जाते हैं. तो माइल्ड हाइपरटेंशन में क्या होता है कि एक तो आर्ट्रियोल्स नैरो हो जाते हैं. माइल्ड हाइपरटेंशन अभी होना स्टार्ट हो रही है तो ये जो आर्ट्रियोल है ये इसकी वॉल थिक होना स्टार्ट हो गई है और ये इसके अंदर जो ल्यूमेन है इट्स गोइंग टू बी नैरो. तो आर्ट्रियोल्स नैरो हो रहे हैं. ठीक है, और हाइपरटेंशन में आपको पता है रीनल फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन जब माइल्ड हाइपरटेंशन हो तो रीनल फंक्शंस नॉर्मल रहते हैं. ग्रेड 2 के अंदर अच्छा इसके अंदर एक बात कि इसके अंदर वॉल थिक हो रही है लेकिन वेसल कंस्ट्रिक्ट नहीं कर रही ग्रेड 1 के अंदर. ग्रेड 2 के अंदर भी वॉल थिक हो रही है और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से जो पास करने वाला ब्लड है वो कम हो जाता है. ठीक है, वॉल हमारे पास थिक हो गई है लेकिन इसके अंदर से पास करने वाला ब्लड जो है वो जो कम करता है लेकिन बहुत स्पीड के साथ करता है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि लाइट रिफ्लेक्स इट बिकम एग्जैजरेट, वो एक प्रेशर के साथ अभी क्योंकि नैरविंग नहीं हुई, जब नैरो हो जाएगी उस वक्त ब्लड पास करना कम हो जाएगा, लेकिन अभी वॉल थिक हुई है तो बहुत प्रेशर के साथ तेज़ी से ब्लड पास करेगा. तो उसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्स में चेंजेस आएंगी और ख़ास तौर पे इसके अंदर अर्ली चेंज आती है विच इज़ कॉटन वायर रिफ्लेक्स. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये जब ये जो हमारे पास वॉल है ये हमारे पास ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और ये ज़्यादातर ये ब्राउन कलर की नज़र आती है इन कॉटन वायर रिफ्लेक्स. ठीक है, देन आते हैं हमारे पास आर्टेरियोवेनस चेंजेस. ये आपने ये पॉइंट्स एज इट इज़ इसके अंदर लिखने हैं. ठीक है, फिर आर्टेरियोवेनस क्रॉसिंग हमारे पास 3 तरह की होती हैं, एक मार्कस गुन्ज साइन, एक हमारे पास सेलस साइन और एक बॉनेट साइन. तो ये आपने यहाँ से ये पॉइंट्स लिखने हैं. तो ये तीनों के तीनों चेंजेस ये हमारे पास टाइप 2 मॉडरेट हाइपरटेंशन के अंदर होती हैं. ठीक है, अब सवेयर के अंदर ये सारी चेंजेस भी होती हैं लेकिन इसके अलावा कंस्ट्रिक्शन भी होती है. वेसल की वॉल इतनी नैरो हो जाती है. ठीक है, जब इतनी ज़्यादा नैरो हो जाती है तो आगे इस्कीमिया हो जाएगा. ठीक है, अब इस्कीमिया स्टार्ट हुआ है तो एक तो आर्टरीज नैरो और दूसरा कंस्ट्रिक्शन भी हो रही है. जब आगे इस्कीमिया होगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगी. जब परमेबिलिटी बढ़ेगी तो फिर यहाँ से एक्सुडेट भी जाएगा, हैमरेज भी होगा और इसके अलावा
क्या होगा, एडिमा भी होगा। तो अब देखो आप पहले स्टेजेस के अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी साइंस नहीं आ रहे, लेकिन जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हुई, आगे स्कीमिया हुआ, तो इन्फ्लेमेटरी साइंस ग्रेड 3 के अंदर आएंगे, जिसकी वजह से कॉटन वूल एक्सुडेट या तो सॉफ्ट एक्सुडेट। अब सॉफ्ट हार्ड एक्सुडेट में क्या फ़र्क होता है कि सॉफ्ट एक्सुडेट के अंदर सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं, इसको हम कॉटन वूल एक्सुडेट भी कहते हैं। हार्ड एक्सुडेट के अंदर लाइपोप्रोटीन्स भी ब्लड से इंटस्टिशियम में चली जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉफ्ट और हार्ड एक्सुडेट का डिफरेंस है। देन हमारे पास ग्रेड 4, इसके अंदर सवियर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होती है। तो जो हमारे पास एक्सुडेट सारा का सारा, अब देखो ना, इतनी सवियर हाइपरटेंशन में इस्कीमिया तो ऑब्वियस बात है होगा और सवियर होगा, तो बहुत ज़्यादा एक्सुडेट इकट्ठा होगा और वो बहुत ज़्यादा एक्सुडेट यूँ एक स्टार लाइक अपीयरेंस देगा और यूँ एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, इसको हम कहते हैं मैकुलर स्टार। और दूसरा, इसके अंदर ये हाइपरटेंशन की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज करेगा और पेपल एडिमा होगा। तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का एक पैथोजेनोमिक साइन है विच इज़ पेपल एडिमा। तो आपको मैंने एक सिंपल पॉइंट्स लिखे, आपने इनकी एक्सप्लेनेशन सारी 700 जो मैं बताती गई हूँ वो आपने लिखनी है। मैं आपको इसकी जोगी की पिक्चर भी भेज दूँगी ताकि आपको पता लग जाए कि आपने इसके अंदर इसको फर्दर एलेबोरेट कैसे करना है। वैसे तो ये 2-3 मार्क्स का आता है, तो अगर आप ये टेबल इस तरह से बना दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन देता है, ठीक है। और ये साइंस आपको ज़रूर पता होने चाहिए, ये 1 मार्क्स का किसी भी क्वेश्चन के साथ पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास शीज़ क्लासिफिकेशन। तो शी क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, अब देखो ना, यहाँ पे हाइपरटेंसिव और इसके अलावा हाइपरटेंसिव फीचर्स और आर्टेरियोस्क्लेरोटिक फीचर्स को कंबाइन करके ये क्लासिफिकेशन बनाई थी, लेकिन इसके अंदर दोनों को सेपरेट कर दिया है कि हाइपरटेंशन की वजह पे से जो फंडस पे चेंजेस आ रहे हैं वो सेपरेट कर दिए और जो वेसल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो हमने सेपरेट कर दिए। तो ग्रेड 0 के अंदर फंडस इज़ नॉर्मल, ग्रेड 1 के अंदर सिंपल नैरविंग होती है, ग्रेड 2 के अंदर सिवियर नैरविंग होती है और इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। और ग्रेड 3 के अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से इस्कीमिया होना स्टार्ट हो जाता है, और ग्रेड 4 के अंदर पेपल एडिमा। इन्हीं ग्रेड से आप इन पॉइंट्स को अगर आप सेपरेट करो, तो मैं आपको इनको सेपरेट करना बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। अब ग्रेड 0 देखो, फंडस इज़ नॉर्मल। ग्रेड 1 के अंदर आप देखो कि सिर्फ नैरविंग हुई थी, कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं थी, ठीक है। तो नैरविंग हुई थी, कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं। ग्रेड 2 के अंदर नैरविंग हुई है और कंस्ट्रिक्शन बहुत थोड़ी ना होने के बराबर होती है, ठीक है। तो इसके अंदर सवेयर नैरविंग होती है, लेकिन उन्होंने इर्रेगुलर कंस्ट्रिक्शन लिखा और ये बहुत थोड़ी और फोकल कंस्ट्रिक्शन होती है। लेकिन ग्रेड 3 के अंदर नैरविंग भी और सवेयर कंस्ट्रिक्शन भी होती है, जिसकी वजह से सब इन्फ्लेमेटरी साइंस, एडिमा, एक्सुडेट वगैरह अपीयर होते हैं। और ग्रेड 4 के अंदर ऑल चेंजेस प्लस पेपल एडिमा भी होता है। तो आपने अगर ये वाला एक टेबल याद कर लिया तो उससे आप इसको भी इजीली याद कर सकोगे। ये आपने उसके फंडस के चेंजेस को सेपरेट किया है, अब हम उसके वेसल की चेंजेस को सेपरेट करेंगे। तो वेसल की चेंजेस को हम कैसे सेपरेट करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो ग्रेड 0 में फंडस इज़ नॉर्म, अच्छा ये हमारे पास फंडस की जो वेसल्स हैं वो नॉर्मल होती हैं। ग्रेड 1 के अंदर क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्स इज़ ग्रेड 1 के अंदर लाइट रिफ्लेक्स एग्जेजरेट होता है, ठीक है। ग्रेड 2 के अंदर सेलस साइन होता है। ग्रेड 3 के अंदर कॉपर वायर अपीयरेंस और एवी क्रॉसिंग, ये सारे बॉनेट साइन, गुन साइन। और ग्रेड 4 के अंदर सिल्वर वायर आर्ट्रियोल्स। अब ये हमारे पास ना, उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग्स कर दी हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि इस क्लासिफिकेशन और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो ये एज़ इट इज़ मैंने इसको काफ़ी दफ़ा देखा है कि ये हमारे पास ये थोड़ा सा ग्रेड्स में चेंजेस आ रही हैं इसके अंदर, लेकिन आपने इसको एज़ इट इज़ देखना है, क्योंकि जब की बनेगी तो उन्होंने इसी तरह से ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली पूछना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस था, इसीलिए ये 2 क्लासिफिकेशन बनाई हैं, डिफरेंट पर्सनस ने बनाई थी, इसीलिए उसने इसी क्लासिफिकेशन से उसने ये दोनों क्लासिफिकेशंस उसने सेपरेट की हैं। तो आपने इन दोनों को एज़ इट इज़ याद करना है, इसकी हाइपरटेंसिव फीचर्स को याद करना तो इससे बहुत ईजी है, लेकिन ये वाले फीचर्स जो हैं वो थोड़े से इन्हीं के अकॉर्डिंगली, लेकिन थोड़े से उन्होंने ग्रेड्स में चेंजिंग्स कर दी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेड 0 पे फंडस इज़ नॉर्मल, ग्रेड 1 पे लाइट रिफ्लेक्स वाइड हो जाता है, ये वही हमारे पास कॉपर वायर अपीयरेंस, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से कॉपर वायर अपीयरेंस होती है इसके अंदर। ग्रेड 2 के ऊपर सेलस साइन होता है, सेलस साइन के अंदर एस शेप वेन। ग्रेड 3 के अंदर अगेन कॉपर वायर अपीयरेंस और बॉनेट साइन, गुन साइन।
और ये सारे के सारे साइंस होते हैं। और ग्रेड 4 के ऊपर जो है वो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से वायर बिकम सिल्वर। तो पहले वायर कॉपर लाइक होती है, अब वायर जो है वो सिल्वर लाइक होती है, सिल्वर कलर की होती है, ठीक है। तो ये आपने एज इट इज़ इस टेबल को याद करना है, ठीक है। और ये वाले साइंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। और इसकी जो पैथोजेनेसिस है उसका भी यूक्यू आ सकता है, इन साइंस का भी, और इसकी ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूक्यू आ सकता है, ठीक है।